और इतिहास गवाह है, कूटनीति के दस्तरखान पर जब जब फारसी चालें चली गई हैं, तब तब वॉशिंगटन के बड़े बड़े सूरमा मात खाएं। जेडी वेंस, जिसे फारसी कूटनीति की पहली कह रहे हैं, असल में वो ईरान का वो शिकंजा है जिसमें ट्रंप प्रशासन फंस चुका है। हॉर्मुज को लेकर टकराव फिर सामने आया है। ईरान हॉर्मुज में एंट्री के नाम पर सुविधा शुल्क वसूलने की तैयारी कर रहा है, जबकि ईरान 60 दिन की समय सीमा खत्म होते ही आधिकारिक रूप से टोल वसूलने का ऐलान कर चुका है, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। यानी हॉर्मुज धधकने के आसार कभी भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने अरब सागर से सैन्य तैनाती नहीं हटाई, जबकि अभी भी हॉर्मुज ईरान की सी माइंस रास्ता रोकने के लिए हॉर्मुज में तैनात है। ईरान ने हॉर्मुज में खुफिया ठिकाने बनाए हैं, जिसमें पहला सैन्य ठिकाना केशम द्वीप है जो 1491 वर्ग किलोमीटर का है। दूसरा सैन्य ठिकाना हॉर्मुज द्वीप है, ये द्वीप 42 वर्ग किलोमीटर का है। तीसरा सैन्य ठिकाना लराक द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 49 वर्ग किलोमीटर है। चौथा ठिकाना अबू मूसा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 12.8 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पांचवा ठिकाना तुम्ब द्वीप को बनाया है जो 12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये आइलैंड एक सैन्य ठिकानों की तरह काम कर रहे हैं। वहाँ हाईटेक हथियार लगाए गए हैं, साथ ही रडार और ड्रोन तैनात हैं, जिनसे ट्रैकिंग की जा रही है। ईरान के आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि वो हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेगा। दोहा में चल रही टेक्निकल टॉक के बीच हॉर्मुज में ईरान सुविधा शुल्क वसूलने की तैयारी में। इसके लिए लराक द्वीप पर टोल नाका भी बनाने जा रहा है। खास बात यह कि अलग सेफ पैसेज दिया जाएगा जो शिप सुविधा शुल्क देंगे। हालांकि अभी ईरान सीधे तौर पर टोल नहीं लेगा, जिसके लिए 60 दिन की समय सीमा है। ईरान लराक द्वीप पर सुविधा शुल्क सेंटर बना सकता है। इस दौरान इनबाउंड और आउटबाउंड लेन बंद रहेंगी, जहां सी माइंस लगाई गई और युद्ध पोत तैनात किए गए जो किसी भी शिप की एंट्री नहीं होने देंगे। जो रास्ता दिया जाएगा वो केशम और लराक द्वीप के बीच से होकर जाएगा, जहां सी माइंस और युद्धपोत हट जाएंगे और शिप को एंट्री मिल जाएगी। लेकिन किसी ने जबरन घुसने की कोशिश की तो ईरान मिसाइलें दाग सकता है। इसमें जो मुद्दे हैं, पहला है ईरान की सी संपत्ति, इस पर बातचीत हो रही है। दूसरा मुद्दा है हॉर्मुज, इसको लेकर ईरान अभी बात नहीं कर रहा है। तीसरा मुद्दा है परमाणु करार, इसको लेकर भी बातचीत नहीं हो रही है। चौथा मुद्दा है ईरान से तेल सप्लाई, इस पर बात चल रही है। पांचवा मुद्दा है सैन्य तैनाती हटाना, इसे लेकर दोनों पक्ष खामोश हैं। तो ईरान की कई देशों में संपत्ति सीज है जो करीब 25,000 करोड़ है। इराक में ईरान के 10,000 करोड़ की संपत्ति सीज है, जबकि कतर में सीज करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति ईरान छुड़ाना चाहता है। इसी तरह दक्षिण कोरिया में भी 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त है। यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में 1600 करोड़ संपत्ति ईरान फ्री कराना चाहता है, जबकि जापान से भी 1200 करोड़ की संपत्ति रुकी हुई है। इसके अलावा विश्व बैंक के खातों में ईरान के 2,500 करोड़ ब्लॉक हो गए। ईरान ने कहा है ये हमारा समंदर है, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक ही मकसद है, और वो ये कि ईरान में परमाणु हथियार कभी ना बन सके। बस इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमेरिका ने ईरान पर कई बार बारूद बरसाया, फिर समझौता भी किया और ईरान की शर्तों को मानने के लिए तैयार भी हुआ। लेकिन ईरान वक्त बीतने के साथ ये जाहिर करने लगा है कि वो ना तो परमाणु मिशन छोड़ने वाला है और ना हॉर्मुज को पहले वाली स्थिति में आने देगा। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप का ईरान मिशन नाकाम रहेगा और वार्ता के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोका जा सकेगा। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले को लेकर मीटिंग भी की है। इससे पहले ईरान ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई वार्ता नहीं होगी, मिसाइलों की रेंज सीमित करने की शर्त नहीं मानी जाएगी। ट्रंप ने ईरान की शर्त को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। ईरान की संसद के स्पीकर कालीबाफ ने चेतावनी दी है, कहा है कि परमाणु अधिकार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पहले ईरान की शर्तें पूरी हो, तब तेहरान बातचीत के अगले चरण में आगे बढ़ेगा। ईरान ने तर्क दिया है कि ईरान एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य है। ईरान का संवर्धन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में है। यूरेनियम का संवर्धन ईरान का अपना अधिकार बनता है। तो ईरान ट्रंप के तमाम दावों को वक्त के साथ गलत साबित कर रहा है। इसमें ईरान के 2 बड़े ऐलान शामिल हैं। ईरान ने पहले कहा था कि वो अपनी मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने पर कोई वार्ता नहीं करेगा। अब कहा गया है कि परमाणु अधिकार में दखल कबूल नहीं है। ईरान की तरफ से मुख्य वार्ताकार ने कह दिया है कि परमाणु कार्यक्रम से जुड़े रेड लाइंस यानी उस पर किसी तरह की शर्त लगाने पर बात नहीं होगी। यानी ईरान यूरेनियम संवर्धन से जुड़े किसी नियम को नहीं मानेगा। इसी तरह ईरान से मिसाइल क्षमता पर कोई डील नहीं हो रही है। ईरान पहले कह चुका है कि मिसाइलों से जुड़ी कोई पाबंदी नहीं मानी जाएगी।
दूसरी तरफ ईरान दबाव के जरिए अपनी शर्तें मनवा रहा है। हॉर्मूज पर बात शुरू हो गई है और तेल निर्यात से प्रतिबंध खत्म करने की मांग हो रही है। ईरान कह रहा है कि फ्रीज संपत्ति तुरंत रिलीज की जाए। ईरान ने धमकी दी है कि फ्रीज संपत्ति छोड़ी जाए, नहीं तो ईरान तब तक वार्ता नहीं करेगा। ईरान ने कहा है कि पहले शर्त पूरी की जाए, फिर वार्ता होगी। लेबनान मुद्दे पर भी ईरान से प्रेशर जारी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका लेबनान में युद्ध खत्म कराए। ईरान बार बार कह रहा है कि इजरायल को हमले रोकने होंगे। अमेरिका जल्द लेबनान वाली शर्त को पूरी करे। इस मुद्दे पर भी यही कहा जा रहा है कि लेबनान में युद्ध रुकने तक ईरान वार्ता नहीं करेगा। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि ईरान सब कुछ अपने पक्ष में करवा रहा है, लेकिन बदले में ट्रंप को क्या मिलेगा ये साफ नहीं। ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ बैठक की है। प्रमुख सैन्य सलाहकार जनरल डैन केन भी मौजूद थे। ईरान के साथ पूर्ण युद्ध के विकल्पों के बारे में जानकारी ली। ट्रंप ने अभी बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इजरायल ईरान पर तीसरी बार हमला कर सकता है। इजरायल अमेरिका ईरान डील का हिस्सा नहीं है। और ईरान हर बात, हर शर्त को लेकर अमेरिका को धमकी दे रहा है। ईरान बार बार कह रहा है कि अमेरिका को वादे पूरे करने होंगे, नहीं तो हॉर्मूज में ईरान तनाव बढ़ाएगा। ईरान कह रहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका की नाकाबंदी हटाने को लेकर भी ईरान बयान दे रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सेना की बड़ी उपलब्धि है। कहा गया है कि अमेरिकी नाकाबंदी का हटना ईरान के लिए गर्व की बात है। एमओयू को भी ईरान जीत की तरह दिखा रहा है। ईरान बार बार अमेरिका को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है, जरूरत पड़ने पर तीसरी बार हमला करेंगे। जवाब में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, ट्रंप इजरायल को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि लेबनान में स्थिति पहले की तरह होकर रहेगी। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान इजरायल को सबक सिखा सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि इजरायल 2 बार ईरान में ऑपरेशन चला चुका है। ईरानी विदेश मंत्री ने धमकी दी है कि अब कोई हमला हुआ तो जोरदार जवाब मिलेगा। तो यूक्रेन ने अब जंग का तरीका बदल दिया है। लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि रूस की युद्ध मशीन के खिलाफ लड़ी जा रही। तेल रिफाइनरियां हो, गैस प्लांट हो, सैन्य संचार केंद्र, हथियार कारखाने या फिर शैडो फ्लीट, यूक्रेन एक एक करके उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जिनके दम पर रूस ये युद्ध लड़ रहा है। इसका असर अब रूस के शहरों तक पहुंच चुका है। पेट्रोल पंपों पर कतारें लग गई हैं। आधे रूस में पेट्रोल और डीजल के लिए राशनिंग लागू करनी पड़ रही है, यानी जितना पेट्रोल सरकार देगी उतना ही ले सकेंगे आप। पहली बार क्रेमलिन को तेल के लिए आपातकाल जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की की नई रणनीति रूस की युद्ध क्षमता और अर्थव्यवस्था को तेजी से कमजोर कर रही है? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। 50 से ज्यादा बड़े ऊर्जा ठिकानों पर हमलों ने रूस की ईंधन व्यवस्था को हिला दिया है। रूस की करीब 1/3 रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हो चुकी है। रिफाइनिंग 21 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिफाइनिंग क्रूड ऑयल का उत्पादन 25% तक घट गया है। पेट्रोल उत्पादन में भी 17% की गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू मांग के मुकाबले ईंधन की उपलब्धता करीब 15% कम हो गई है। रूस के आधे से ज्यादा क्षेत्रों में अब राशनिंग लागू करनी पड़ी है। कई इलाकों में एक बार में सिर्फ 30 से 50 लीटर ईंधन ही दिया जा रहा है। क्रीमिया में आम नागरिकों के लिए पेट्रोल की बिक्री तक रोक दी गई है। कुछ इलाकों में पेट्रोल की कीमत 140 रूबल प्रति लीटर यानी करीब 170 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। हालात ऐसे हैं कि कई पेट्रोल पंपों पर 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से 500 किलोमीटर दूर मॉस्को में रूस के सबसे बड़े सैन्य संचार केंद्र दुबना स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया है। हमले में उपग्रह संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले 32 मीटर लंबे मार्क 4 एंटेना को भारी नुकसान पहुंचा। इसका मुख्य कंट्रोल भी तबाह हो गया। यूक्रेन ने महज 8 दिनों के भीतर इस बेहद सुरक्षित ठिकाने पर 2 बार सफल ड्रोन हमले किए हैं। तो यूक्रेन ने फ्रंटलाइन से 800 किलोमीटर दूर रूस की नॉर्सी रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यहाँ फ्लेमिंगो FP5 मिसाइल से हमला हुआ है। यह रूस की चौथी बड़ी रिफाइनरी है। हमले में इसकी क्रैकिंग यूनिट नष्ट हो गई और उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया। ऑरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमला हुआ है। यह फ्रंट लाइन से करीब 1200 किलोमीटर दूर है। कजाकिस्तान की सीमा के पास है। यहाँ हर साल 35 अरब क्यूबिक मीटर गैस प्रोसेस होती है। यूक्रेन ने यहाँ लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया जिसमें प्लांट को गंभीर नुकसान हुआ। यूक्रेन ने कर्ज के दोनों तेल भंडारण केंद्रों पर भी नए ड्रोन हमले किए हैं। कावकाज के सैन्य ईंधन आपूर्ति केंद्र पर भी हमला हुआ है। यह रूसी सेना तक ईंधन आपूर्ति का केंद्र है। तो आपसे रिफाइनरी पर भी अब तक कई बार हमला कर चुके हैं। रूस की स्लावियांस्क रिफाइनरी पर भी लंबी दूरी के ड्रोन से हमला हुआ है। यारोस्लावल रिफाइनरी पर हमले के बाद इसका उत्पादन रुक गया है।
डोनेट्स्क के रूसी लॉजिस्टिक्स हब पर भी ड्रोन हमला हुआ। हमले में कई सैन्य ट्रक और ईंधन टैंकर तबाह हो गए। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पहले ही यूक्रेन के ड्रोन के निशाने पर आ चुकी है। यहां से मॉस्को की करीब 40% ईंधन जरूरत पूरी होती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने तंज कसा है कि जहां रूस की आम जनता तेल की बूंद बूंद को तरस रही है, वहीं क्रेमलिन यूक्रेन पर ड्रोन दागने के लिए हर दिन अकेले 45 टन ईंधन सैन्य ड्रोनों में फूंक रहा है। सेना को हर हाल में ईंधन देने की जिद का नतीजा यह हुआ है कि रूस की घरेलू सप्लाई चेन 1 से 2 महीने लेट हो चुकी है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अब पूरी तरह से ड्रोन और टेक्नोलॉजी वॉर में बदल चुका है। दूसरी तरफ नेटो देशों की तरफ से यूक्रेन को मिल रही मदद से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिसकी वजह से जेलेंस्की के कीव को राख में मिलाने के प्लान को पुतिन ने पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि नेटो देशों की यह सीक्रेट मदद कहीं पुतिन को एटमी बटन दबाने पर मजबूर ना कर दे। क्या यह महाविनाश की आहट है? देखिए इस रिपोर्ट में। ZU-23 ट्विन बैरल एंटी एयरक्राफ्ट तोप है, जिसे सोवियत संघ में 1960 के दशक में विकसित किया गया था। तोप का वजन लगभग 950 किलोग्राम होता है। ZU-23 की मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका फायरिंग रेट लगभग 2000 राउंड प्रति मिनट है, जो करीब 400 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। लेकिन रूस इसे अपग्रेड करके ड्रोन किलर बना रहा है। ZU-23 को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें थर्मल इमेजिंग और हाई डेफिनेशन कैमरे लगा दिए गए हैं, जो अंधेरे या खराब मौसम में भी ड्रोन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेजर रेंज फाइंडर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लेजर रेंज फाइंडर तकनीक की मदद से ड्रोन की सटीक दूरी और गति को चंद सेकंड में नाप लेगी। ZU-23 तोप में एयर बस्ट गोला बारूद सबसे अहम अपग्रेडेशन है। एयर बस्ट तकनीक के बाद ये गोले ड्रोन से टकराने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ड्रोन के करीब पहुंचते ही हवा में विस्फोट करते हैं, जो दुश्मन के ड्रोन को तबाह करने के लिए काफी है। यूक्रेन और स्वीडन ने यूक्रेन की वायुसेना को मजबूत करने के लिए 16 ग्रिपेन ई फाइटर जेट खरीदने का एक ऐतिहासिक समझौता किया है। ग्रिपेन फाइटर जेट की पहली खेप 2027 की शुरुआत में मिलेगी। ग्रिपेन जेट को बड़े एयरबेस की जरूरत नहीं होती, हाईवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है। ग्रिपेन ई मल्टी रोल फाइटर जेट है, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मीटियोर मिसाइलें शामिल हैं। 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी से दुश्मन के विमानों को नष्ट करने की क्षमता है। ग्रिपेन को मेंटेन करना बेहद सस्ता है, जिसका मकसद रूसी ड्रोन घुसपैठ को रोकना, साथ ही हवाई और समुद्री खतरों पर तुरंत एक्शन लेना शामिल है, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में कम समय में बचा जा सके। ब्रिटेन ने पोर्टन डाउन में नए केमिकल हथियारों की लैब डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में $765 मिलियन के निवेश की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य बायोलॉजिकल खतरों से देश की रक्षा करना है, साथ ही अत्याधुनिक तकनीकों AI रोबोटिक्स का विकास करना है। कुल मिलाकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर 7 रेलवे चेक पॉइंट्स को बंद किया गया है। फिनलैंड सीमा से 5 चेक पॉइंट्स बंद किए गए हैं। वाइबॉर्ग, व्याटिसल्या, ल्यूतिया, सेंट पीटर्सबर्ग फिनलैंड्स्की और स्वेतोगोर्स्क। एस्टोनिया सीमा पेचोरिप्स्कोव चेक पॉइंट पर रेल यातायात रोका गया है, जबकि लातविया सीमा से पियतलोवो चेक पॉइंट को बंद कर दिया है। अरब की जंग में अब महाशक्ति अमेरिका और इजरायल के बीच खुली दरार दिखने लगी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन को साफ कह दिया है कि उन्हें अब अमेरिकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे तक इजरायली सेना ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। क्या ईरान लेबनान को लेकर अरब में अमेरिका इजरायल की दोस्ती का अंत होने वाला है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? क्या समीकरण क्या है समीकरण, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। उन्होंने कहा है, हमें अब अमेरिका की मदद नहीं चाहिए। अमेरिकी मदद एक खैरात जैसी है और इजराइल अब कोई छोटी अर्थव्यवस्था नहीं है। इजरायली सैनिकों के बीच खड़े होकर नेतन्याहू ने साफ कहा, इजरायल की जीडीपी अब $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच रही है। अमेरिका से मिलने वाली सैन्य मदद हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन से हमले किए हैं। इससे पहले पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में हमले कर रहा था। अब तालिबानी सेना ने बदले का मिशन शुरू किया है। पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान ने 38 लोगों की मौत का दावा किया था। बलूचिस्तान में ISIS के ठिकानों को निशाना बनाया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ जगहों पर ड्रोन से धमाके हुए। खैबर पख्तूनख्वा के एक स्कूल को ड्रोन से नष्ट कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 28 लोगों की मौत हुई थी, जबकि अफगानिस्तान की सरकार ने मरने वाले नागरिकों की संख्या 36 बताई थी।